हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, कहाँ पे दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी बात हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, तो कॉमनली नोन एज क्या कह सकते हैं, बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स कहते हैं, मतलब ये हमारे एक बेसिक राइट्स हैं जो हमको मिलने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स को यूएसए में क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को यूएसए में कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। वहीं से हमने इंस्पिरेशन ली है काय की, फंडामेंटल राइट्स की। कहां से? यूएसए से। इसके बाद अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पार्ट 3 में। कहाँ से कहाँ तक हैं आर्टिकल्स? तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स हैं 12 to 35 आर्टिकल्स हैं और पार्ट 3 में दिया गया है। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, क्या करता है ये, तो ये सिक्योर करता है। क्या सिक्योर करता है? हमारे पॉलिटिकल राइट्स को। क्या सिक्योर करता है? हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करता है। और अगर हम बात करें हमारी सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम को कौन सिक्योर करता है, तो डीपीएसपी हमारी सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम को सिक्योर करता है। आने वाली वीडियोस आएंगी जब आपको पता चलेगा कि डीपीएसपी क्या है, हम जरूर पढ़ेंगे। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स को क्यों बनाया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स को इसलिए बनाया गया है ताकि हम हर इंसान का इंडिविजुअली ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकें, उनको प्रॉपरली राइट्स मिल सके। आगे हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब अगर हम बात करें कि इमरजेंसी की, तो फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पे। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। कब? नेशनल इमरजेंसी के टाइम। आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा आर्टिकल 19 में क्या है। हम धीरे धीरे एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जब डिस्क्राइब करूंगी मैं आप लोगों को, जब आर्टिकल 19 भी स्पेशली पूरा अच्छे से समझाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, तो कौन कौन से हैं? सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं जो हम सस्पेंड नहीं कर सकते। कब? इमरजेंसी के टाइम। आर्टिकल 20 एंड 20। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ओरिजिनली देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने ओरिजिनली क्यों लगाया? ओरिजिनली इसलिए लगाया कि 1978 को क्या हुआ, 1978 को हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, जो आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, मतलब 7 फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया। किसको? आर्टिकल 31 को। आर्टिकल 31 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया और डिलीट करके उसको क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट बनाने के बाद वो काय में शिफ्ट हो गया? आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A कहता है अब राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब लीगल राइट बन गया है। और अब फंडामेंटल राइट्स कितने बचे हैं? 6। नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 क्या है? डिफाइन करता है स्टेट की डेफिनेशन। स्टेट है क्या? जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो बार बार एक वर्ड आएगा स्टेट। तो स्टेट है क्या, उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। इसके अलावा और कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है पार्ट 4 में। पार्ट 4 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 36 पढ़ोगे, उसमें भी डिफाइन किया गया है कि स्टेट है क्या। और ये दोनों चीजें आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के लिए ही एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? स्टेट की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि स्टेट है क्या। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होगा, कहाँ पे होगा? सेंटर में। और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और कहाँ होगा? तो स्टेट में होगा। इसके अलावा और क्या? लोकल अथॉरिटीज होंगी। लोकल अथॉरिटीज मतलब पंचायती राज सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो पंचायत होगी, म्यूनिसिपैलिटी होगी, ये लोकल अथॉरिटीज में आते हैं। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज भी होंगी। ये 4 चीजें काय की डेफिनेशन बताती हैं, स्टेट की डेफिनेशन बताती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो
तो आर्टिकल 13 इसलिए बनाया गया ताकि हम लेजिस्लेचर की पावर पर रोक लगा सकें। क्यों रोक लगा सकें? ताकि वो ऐसे लॉज ना बनाए जिससे हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो, मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट में प्रॉब्लम हो, इसलिए हमें लेजिस्लेचर के लॉज पे रोक। आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, उसके लॉज में भी छेड़खानी कर सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ, केस आया। कौन सा केस आया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। क्या हुआ इसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, पर उसमें वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी। इसके बाद आया केशवानंद भारती जी का केस। कब आया? 1973 में। इसमें भी गोलकनाथ केस जैसे मिलती जुलती एक हियरिंग दी गई। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। कौन से कहा? पार्लियामेंट से, लेकिन कोई भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, जो कि गोलकनाथ केस में भी कहा गया था। इसके अलावा केशवानंद भारती जी के केस में कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। कहां से कहां तक है राइट टू इक्वलिटी? आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 आप देखेंगे तो इक्वलिटी के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? दो चीजें कहता है। पहली, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक चीज जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो नेगेटिव पॉइंट देता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव पॉइंट देता है। कैसे? आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या करता है? प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को। ठीक है, जैसे कि चाहे वो पीएम हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोगों से इक्वल तरीके से लॉ के सामने सारे लोग इक्वल हैं। चाहे वो पीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, सारे लोग लॉ के लिए इक्वल हैं। ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है अपन ने? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। अगर हम बात करें कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि सारे लोगों को हम समान भाव से तो देख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है और कोई 20 या 25 साल का इंसान है, तो आप उन दोनों में इक्वलिटी कैसे रखेंगे? चाहे वो पढ़ाई के बेसिस पे हो, चाहे खाने के बेसिस पे हो, चाहे हेल्थ के बेसिस पे हो। क्या आप लोग 10 साल के बच्चे से और 25 साल के बच्चे से ऐसा कह सकते हैं कि जितना 10 साल का 20-25 साल का बच्चा खा रहा है उतना ही 10 साल के को खाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि आप समान भाव से तो देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। आप सभी लोगों को इक्वल तरीके से नहीं देख सकते, थोड़ा क्लासिफिकेशन की जरूरत है, और क्लासिफिकेशन डिफाइन भी किया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किस चीज को? डिस्क्रिमिनेशन को। कौन कौन से बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ओनली ओनली सिर्फ इन 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कोई अगर कोई रेलेवेंट फैक्टर है जिसमें जरूरत है, डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है करने की, तो आप रिजर्वेशन है, जैसे कि वुमेन्स के लिए चीजें हैं, उन उन चीजों पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आइए, हम क्लॉजेस दिए गए हैं आर्टिकल 15 में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं? तो क्लॉज 3, 4 एंड 5, इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, किन किन चीजों पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। करते हैं एक एक करके क्लॉजेस की। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्या कहता है? कहता है कि विमेन एंड चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस स्टेट को देने चाहिए। किसको? विमेन एंड चिल्ड्रंस को। इसके अलावा क्लॉज 4, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए। किसको मिलने चाहिए? एसटी एससी को मिलने चाहिए। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 341 में,
एंड एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 342 में। इसके अलावा किसको मिलना चाहिए? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। इन तीनों को स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए। इसके अलावा क्लॉज 5 क्या कहता है? 93rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था इसको। ये क्या कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? एससी एसटी को एंड ओबीसी को। इन तीनों लोगों को स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन लोगों को स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए, मतलब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें इसमें एक्सेप्शंस डिफाइंड है। ये क्या बताता है हमको? एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। लोगों के लिए, विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं इसमें, चिल्ड्रंस के लिए रखे गए हैं, लेकिन ये रेलेवेंट है इसलिए रखे गए हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वली ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब्स वगैरह के लिए हमको अपॉर्चुनिटीज इक्वली मिलनी चाहिए। अब हमने जैसा कि आर्टिकल 15 में देखा था कुछ एक्सेप्शंस थे, ऐसे ही आर्टिकल 16 में भी जॉब्स को लेके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ बेसिस पे, कुछ जरूरी बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं जॉब्स में भी। आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक पोस्ट रिजर्व कर सके। पोस्ट रिजर्व करने की पावर है स्टेट के पास। इसके लिए एक कमीशन बनाई गई। कमीशन का नाम क्या था? मंडल कमीशन। कब बनाई गई? 1979 को। क्या था, किसने बनाई थी? तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बनाई थी। मोरारजी देसाई जी उस टाइम पे पीएम थे। चेयरमैन कौन था? चेयरमैन थे वीपी मंडल जी। काय के लिए बनाई गई थी? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाई थी सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको देखना कि एक सोशली और इकोनॉमिकली कितने बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो इसकी रिपोर्ट कब सबमिट की गई? 1980 को करी गई। रिपोर्ट सबमिट करी गई, उसमें कमीशन ने क्या कहा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 27% बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके बाद 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार आई और उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया और 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को मिलने लगा। अब हम अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को हम कैसे अबॉलिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये सबसे पहले एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया है। कैसे? क्योंकि ये अब फंडामेंटल राइट में है और ये जस्टिशिएबल है, इसलिए इसके लिए एक पनिशेबल एक्ट है। अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट किया। कब आया एक्ट? 1955 को। इसमें क्या क्या दिया गया है इस एक्ट में? इस एक्ट में पनिशमेंट्स दी गई है कि अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे तो आपको कौन कौन सी पनिशमेंट दी गई है। बेसिकली इसमें डिफाइंड है कि क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। लेकिन 1965 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, इसके लिए कमिटी बनी गई और 1976 में इसका नाम बदल के, जो कि पहले नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ये रख दिया गया। इसके अंदर सारी चीजें मॉडिफिकेशन के साथ डिफाइंड है कि कैसे क्या क्या पनिशमेंट्स मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 कहता है अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आपको अबॉलिश करना है टाइटल्स को। टाइटल्स मतलब कोई भी पदवी, जैसे कि राजा महाराजा, ऐसे ऐसे कोई भी टाइप की पदवी आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, बिकॉज इसमें इक्वेलिटी डिफाइन नहीं होगी। हम राइट टू इक्वेलिटी पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 18 पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आप मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में आप कोई भी मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उसमें आप अपने नाम के आगे कोई भी पदवी लगा सकते हैं, लेकिन हेरिडिटरी पदवी आप नहीं लगा सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि मैंने आपको बताई दी। आज की वीडियो यहीं तक। अगले टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ और अगला टॉपिक हमारा रहेगा, आगे चलेंगे हम। हमने अभी तक राइट टू इक्वेलिटी पढ़ लिया है 14 to 18।
अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, जो कि है 19 to 22। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। कीप सपोर्टिंग मी गाइज, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। एंड कीप लविंग मी। थैंक यू सो मच।